नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो पिछला वीडियो था वह बंगाल के गवर्नर पर आधारित था और आज का जो हमारा वीडियो है वह बंगाल के गवर्नर जनरल पर है। तो आज हम बात करेंगे कि बंगाल में गवर्नर जनरल किसके बाद कौन कौन गद्दी पर बैठे और क्या क्या उनके समय में इम्पॉर्टेंट घटित हुआ, उस पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 1772 से लेके लगभग 1828 ईस्वी तक बंगाल में 8 गवर्नर जनरलों का शासन रहा है, जिसमें सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1772 से लेके 85 तक माना जाता है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, फिर जॉर्ज बारलो, मिंटो प्रथम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग भी रहे और उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट रहे। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की, जिनका जो कार्यकाल है वह 1772 से 85 माना जाता है। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था तथा वॉरेन हेस्टिंग को ही हम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। 1772 में हेस्टिंग ने ही राजस्व बोर्ड का गठन किया था तथा जो सरकारी कोष था उसका स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जो 1784 में हुई थी। इसके अलावा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय तथा 1777 में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। वॉरेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में 1799 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, जिनके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा इम्पे थे। वॉरेन हेस्टिंग के समय कुछ प्रमुख संधियां भी संपन्न हुई थी, जैसे बनारस की संधि 1773, फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी और इसके अलावा अभी हम चर्चा कर चुके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, यह भी इन्हीं के समय में हुई थी। तथा एक इम्पॉर्टेंट मामला नंद कुमार पर अभियोग, ये जो मामला आया था 1775 का, वह भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल का ही है। तो इस तरह की कुछ प्रमुख घटनाएं इनके काल में घटित हुई और इसे रियासतों के साथ होने वाली रिंग ऑफ फेंस या जिसको हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं, तो उनका भी जनक वॉरेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा भी चला था। तो वॉरेन हेस्टिंग पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था और इसी काल में एक एक्ट भी आया था जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से भी जानते हैं। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वह भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही आया था और इसमें जो प्रमुखता थी वह यह थी कि इसमें परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको घटा करके 3 कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने प्रमुख क्या क्या घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग के समय जो कि गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, तो क्या क्या घटनाएं प्रमुख घटित हुई उन पर चर्चा की। और वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो दूसरे बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 93 तक 1786 ईस्वी के संशोधन एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बनाया गया था और 1789 में कॉर्नवालिस ने जो प्रमुख कार्य किया वह था दासों के व्यापार पर रोक लगाना। भारत में कॉर्नवालिस को ही हम सिविल सेवा का जनक तथा पुलिस सेवा का जन्मदाता कहते हैं। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी लागू की थी। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्होंने लागू किया था।
कॉर्नवालिस ने न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से अलग किया तथा कलेक्टर के पास सिर्फ भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया तथा समस्त दीवानी अधिकार कलेक्टर से वापस लिए। 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस पुनः भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आएंगे और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कॉर्नवालिस की समाधि भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कॉर्नवालिस के बाद बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने वह थे सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर 1793 से 98 तक। सर जॉन शोर ने मैसूर के प्रति अगर हम देखें तो हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था तथा भूमि का वास्तविक स्वामी सर जॉन शोर का मानना था कि जमींदार ही है और जमींदारों को ही उन्होंने भूमि का वास्तविक स्वामी माना। केवल अवध के मामले में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग किया था और हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इसके बाद सर जॉन शोर के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे वह है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेके 1805 तक। मात्र 37 वर्ष की आयु में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आ गए थे। इन्हें बंगाल का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सहायक संधि को लागू किया ताकि भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना जो हुई है वह सही साबित की जाए तथा दूसरा फ्रांसीसियों के भय को भी हम समाप्त कर सके। तो इस उपलक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने इस नीति को लागू किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अगर राज्यों पर हम संक्षिप्त में चर्चा करें तो उनका क्रम इस प्रकार देखने को मिलता है। सबसे पहले हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 तथा सिंधिया 1804। इन्होंने क्रमशः सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अलावा अन्य भी छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उनमें जोधपुर, जयपुर, मंचेरी, बूंदी तथा भरतपुर इत्यादि हैं। 1799 में वेलेस्ली ने जो प्रमुख कार्य किया था वह था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। इसके अलावा 1803 में बाल हत्या पर भी वेलेस्ली ने प्रतिबंध लगाया। वेलेस्ली के समय में ही अगर हम देखें तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था या वीरगति को प्राप्त हो गया था तथा संपूर्ण मैसूर राज्य कंपनी के कब्जे में आ गया था। 1802 में वेलेस्ली के ही कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। तो यह भी इन्हीं के समय की एक प्रमुख घटना है। तो इस तरह से वेलेस्ली जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे उनके समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की है। और इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वह थे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का जो कार्यकाल है वह 1805 से लेकर के 7 ईस्वी तक का है। जॉर्ज बार्लो की जो नीति रही वह देसी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करना था और इस नीति का पालन करते हुए उन्होंने सिंधिया को ग्वालियर और गोहद का जो प्रदेश था वह वापस भी कर दिए थे। इन्हीं के काल में एक प्रमुख घटना जो घटित हुई थी वह है 1806 में वेल्लूर का सिपाही विद्रोह। इसके बाद बार्लो के बाद अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वह है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 13 ईस्वी। 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और 1809 में लॉर्ड मिंटो ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृत की संधि हुई थी उसमें वह सम्मिलित हुए। संधि पर अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। मिंटो ने बुंदेलखंड, नागपुर और बरार के विद्रोहों को दबाया था। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वह इन्हीं के समय पे पारित हुआ था जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए के व्यय की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये सारे काम जो है वह मिंटो के समय में हुए
और इसके बाद बंगाल के जो अगले गवर्नर जनरल बने वह हैं लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेकर के 23 तक। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इन्होंने भी हस्तक्षेप की जो नीति थी उसका पूर्णतः परित्याग कर दिया और हस्तक्षेप की नीति को लागू किया। इनके काल में अगर हम देखें तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है जो 1814 से लेकर के 16 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ। नेपाल के साथ 1816 में सगौली की संधि हो गई और जिसके कारण उन्हें मार्केविस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि भी प्रदान की गई थी। मराठा संघ का अंत अगर हम देखें तो वह भी इनके ही कार्यकाल में 1817 में लगभग हुआ था। कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना इनके समय पर ही पूर्ण हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों के दमन करने का श्रेय भी प्राप्त होता है। और लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड एम्हर्स्ट। लॉर्ड एम्हर्स्ट के समय अगर हम देखें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो यांडवों की संधि से समाप्त हुआ था तथा 1824 में इन्हीं के काल में बैरकपुर छावनी में विद्रोह भी हुआ था। तो इस तरह हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद 8 बंगाल के गवर्नर जनरल क्रमशः गद्दी पर बैठे एम्हर्स्ट तक, और उनके समय में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से एक्ट पारित हुए, और इस तरह से हमने इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बंगाल के गवर्नर जनरल किसके बाद कौन थे, पूरा क्रम और उनके समय में क्या विशेष हुआ, यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।